हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है। तो देखते हैं पहले डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द डिमोस और क्रेतोस से मिलकर बना है। डिमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेतोस का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब जो हो गया रूल ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का शासन। ठीक है, तो ये लोगों द्वारा शासन किया जाता है, लोग इसमें अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं, तो इसलिए रूल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल कहा गया है डेमोक्रेसी को। तो इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, पीपल चूज़ देयर रूलर्स। इसमें जो लोग होते हैं अपने शासक खुद चुनते हैं। और रूलर्स क्या करते हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड थ्रू वोटिंग। और जो ये रूलर्स होते हैं ये कैसे चुने जाते हैं, जनता द्वारा ये चुने जाते हैं। तो पीपल इन्हें चुनते हैं वोटिंग के थ्रू। तो और थर्ड पॉइंट ये है, गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। और जो गवर्नमेंट है लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करती है। अगर लोगों के लिए, लोगों की इच्छा और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है गवर्नमेंट। अगर ऐसा नहीं होता तो जो गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जा सकता है। अब आते हैं फेमस डेफिनेशन। चलो देखते हैं फेमस डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी को लेके। तो सबसे जो अच्छी और बेहतर जिसने फेमस डेफिनेशन दी है वो है अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है डेमोक्रेसी को लेके, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। तो दिस मीन्स द गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों से जुड़ी हो, जो लोगों के लिए हो। एंड द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल, ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, जो जो गवर्नमेंट होगी वो किसके लिए काम करेगी, लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइटल, इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो फॉर अ कंट्री टू बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इट मस्ट हैव दीज फीचर्स। मतलब अगर एक कंट्री को डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक कहलाना है तो उस कंट्री के पास ये सारी विशेषताएं होना ज़रूरी है, अगर एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बोलना है तो फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट, रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो रूलर, जो शासक होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों द्वारा। सबसे पहला पॉइंट यही है। तो पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और ये बदले में पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ बैठते हैं, जिन्हें हम एमपीज़ के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जनता द्वारा उठाए गए मुद्दे को पार्लियामेंट तक ले जाते हैं और वहाँ हमारे मुद्दे उठाते हैं। तो इफ़ लीडर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। तो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्शन के थ्रू 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इफ़ लीडर आर नॉट इलेक्टेड एंड टेक पावर बाय फोर्स लाइक मिलिट्री रूल एंड इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। तो इसमें इसका मतलब ये हो गया, जो लीडर्स जो हैं अगर बिना किसी चुनाव के और बिना किसी और किसकी सहायता से, आर्मी की सहायता से शासन में आ जाते हैं, या तो क्या शासक बन जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी नहीं कहलाती। जैसे पाकिस्तान में होता है अक्सर, वहाँ पे जो मिलिट्री है वहाँ पे टेक ओवर कर लेती है शासन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया इलेक्ट्स इट्स लीडर थ्रू इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स। तो जैसे इंडिया में देखें तो इंडिया में 5 साल के लिए नेताओं को चुना जाता है, जैसे जनरल इलेक्शन हम देखते हैं इंडिया में। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और इलेक्शंस जो क्या होने चाहिए, एक और फीचर हम देखते हैं। सेकंड फीचर ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जो इलेक्शन जो होना चाहिए एकदम फ्री और फेयर, मतलब एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें कोई धांधलीबाजी, कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन मस्ट बी रेगुलर, मतलब हर 5 साल में होने चाहिए। और बी ऑनेस्ट, मतलब इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, चोरी छुपके या ईवीएम में कुछ हेर फेर करके कुछ ऐसी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें, गिव रियल चॉइस टू पीपल। तो गिव रियल चॉइस टू पीपल, और लोगों को चुनने का अधिकार होना चाहिए लोगों को। तो पीपल मस्ट बी फ्री वोट विदाउट फियर। पीपल मस्ट बी फ्री टू वोट विदाउट फियर। तो लोगों को बिना डर के वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इफ़ ओनली वन पार्टी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इट इज़ नॉट ट्रू फ्रीडम। अगर एक ही पार्टी चुनाव में राज करे
या एक ही चुनाव में क्या करे, प्रतिस्पर्धा करे, तो इट इज़ नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। तो ये वास्तव में क्या है, एक सच्ची लोकतंत्र नहीं है, एक सच्चा लोकतंत्र नहीं है वास्तव में। तो और फीचर्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फीचर्स, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक बताता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे एक ही पार्टी है, ओनली वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसकी आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट 1928 में हुई है, आई गेस। एक बार इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार करेक्ट कर लेना। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी को ही मतलब चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। तो पीपल डू नॉट हैव रियल चॉइस, तो इसलिए पीपल के पास कोई रियल चॉइस है ही नहीं। मतलब वास्तव में उन्हें बस क्या चॉइस नहीं मिल पाती। जैसे कि अगर मान लीजिए, जैसे इंडिया की बात करूं मैं, इंडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तो ऐसे लोगों के पास मल्टीपल चॉइसेस होती है। लेकिन ऐसे अगर एक्चुअल में चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में सिर्फ एक पार्टी राज करती है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ठीक है, थर्ड फीचर देख लेते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसको हम देख लेते हैं। एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर हैज़ राइट टू वोट। अगर जो भी सिटीजन 18 साल, या चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, अगर वो 18 साल का हो गया तो उसे वोट डालने का अधिकार है। उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, जैसे कि रिलीजियंस के आधार पे, और कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, वेल्थ के आधार पे। मतलब अगर कोई भी इंसान रिलीजियसली, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, तो वो आराम से, अगर वो 18 साल का हो गया तो वोट डाल सकता है। और बेस्ड ऑन कास्ट, अगर वो किसी भी जाति से आता है, पिछड़ी जाति से या अन्य किसी जाति से आता है, तो वो भी किसी भी तो वो आराम से वोट डाल सकता है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर। तो जेंडर के आधार पे भी उससे भेदभाव नहीं किया, जैसे मेल फीमेल, अगर वो 18 हो गया, 18+ या 18 का हो गया, तो वो वोट डाल सकता है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द वेल्थ। मतलब ये नहीं कोई अमीर गरीब ही वोट डाल सकता है, तो वोट कोई भी डाल सकता है। तो दिस प्रिंसिपल कोल्ड, मतलब तो इसी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन को एक वोट डालने का, और उसके एक वोट की कीमत एक ही मानी जाएगी। और ऐसी अलग अलग होते हैं। जर्मी बेंथम की बात करूं तो जर्मी बेंथम ने बोला है 1 वोट मैनी वैल्यूज़। अब आता है रूल ऑफ लॉ। फोर्थ फीचर हम देख लेते हैं, रूल ऑफ लॉ। तो एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। हर कोई इक्वल है क्या, लॉ के सामने। तो एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। तो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे, अगर देखिए हमारा संविधान सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर, एमपीज हो, चाहे भी कोई अमीर व्यक्ति हो या बिजनेसमैन हो या पुअर क्लास से आता हो, सबके लिए जो कानून रहेगा वो कानून की नज़र में सब समान रहेंगे। अब उसके बाद आता है ऑल मस्ट फॉलो द सेम रूल। सबको क्या करना पड़ेगा, एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक कानून फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं अमीर लोगों के लिए अलग कानून होगा, गरीब लोगों के लिए अलग कानून होगा। तो संविधान सबके लिए, हमारा जो कानून सिस्टम है, कानून सिस्टम जो है हमारा, सबके लिए समान रहता है। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारतीय संविधान से कोई भी ऊपर नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ फीचर, जो कि है राइट एंड फ्रीडम। तो इन अ डेमोक्रेसी की मैं बात करूँ तो डेमोक्रेसी सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट्स। इन डेमोक्रेसी सिटीजन जो लोग होते हैं उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिन्हें हम कभी भी, मतलब ये जो ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें गारंटी के साथ मिले होते हैं, जिन्हें हम कभी भी नहीं छीन सकते। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्री टू प्रोटेस्ट पीसफुली। अब इसमें लिख रखा है अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे लोगों को बोलने का मिलेगा अधिकार, स्पीच, और अपना धर्म चुनने का अधिकार मिलेगा, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिलेगा। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, मतलब अपना संगठन, अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार मिलेगा, और किसी भी प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिलेगा। जैसे गांधी जी ने बहुत सारे प्रोटेस्ट करे हैं, सिविल डिसोबीडिएंट हो गया हमारा, और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो गया, और क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। ये सारे शांतिपूर्ण आंदोलन थे जिसमें गांधी जी को बहुत सफलता हासिल हुई। तो इसलिए ऐसे अधिकार, अब देख लेते हैं हमारे जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से हैं। पहला जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारे आर्टिकल 14 से 18 में दे रखा है। और दूसरा जो हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक दे रखा है।
और थर्ड हमारा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड राइट, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में मेंशन है। और फोर्थ जो हमारा राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक हमारा मेंशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिफ्थ जो हमारा है कल्चर एंड एजुकेशन राइट, जो कि आर्टिकल 29 से 13 तक है। और राइट टू और सिक्स्थ जो जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिसे संविधान की आत्मा कहा है, जो कि सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि है राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 से 35 के बीच में मेंशन है, आर्टिकल 32 से 35 के बीच में मेंशन है। और एक और बात मैं आपको एक और बात आपको नोट करवा दूं, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट थे, जो कि मूल रूप से मतलब ओरिजिनली हमारे जो राइट्स थे वो थे 7, लेकिन जो 7 था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारे अब संविधान से निकाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 के ज़रिए, जो कि कब हुआ था, 1978 में हुआ था, राइट टू। और ये इसको शिफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 300A में। अब ये क्या बन गया, एक लीगल राइट बन गया है, जिसे हम अदालत में जाके अपनी डिमांड कर सकते हैं। अब आता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का जो स्ट्रक्चर है, पहले जो आती है हमारी प्रियम्बल आती है, और फिर उसके बाद हमारे पार्ट्स मेंशन है, फिर उसके बाद आर्टिकल मेंशन है, फिर शेड्यूल्स। तो इसलिए ये जो आर्टिकल्स में मेंशन है सारे फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट मेंशन है। अब देख लेते हैं ड्रॉबैक्स मतलब कमियां, डेमोक्रेसी की क्या कमियां रही है। तो देख लेते हैं डेमोक्रेसी की सबसे पहली जो कमियां रही है वो रही है स्लो डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो उनके थ्रू डिमांड करते हैं, फिर वो एमपीज पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर वो पार्लियामेंट के थ्रू फिर वो डिमांड रखते हैं, फिर वहाँ से ऐसे टाइम लग जाता है थोड़ा डिसीजन मेकिंग करने में। अब उसके बाद आता है पॉलिटिकल कंपटीशन। सेकंड जो आ जाता है हमारी कमियाँ, वो आ जाता है पॉलिटिकल कंपटीशन। तो लीडर में फोकस ऑन विनिंग इलेक्शन इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर पीपल। तो कंपटीशन में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, विनिंग इलेक्शन जीतने में लग जाते हैं, प्रचार प्रसार में ध्यान देते हैं, और एक्चुअल वर्क की जो करना चाहिए लोगों के लिए वो भूल जाते हैं। अब थर्ड जो पॉइंट आ जाता है जिस वजह से डेमोक्रेसी की कमी में जिसे शामिल किया गया है, वो है करप्शन क्या, भ्रष्टाचार जैसे हो रहा है। कुछ भी लोग जो जैसे कि नेता होते हैं और बाकी जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, कुछ भी काम करने के लिए ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे अपनी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, फोर्थ पॉइंट में हमारा जो ड्रॉबैक्स में आता है वो है फ्रीक्वेंट चेंजेस। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज विद न्यू लीडर्स। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है हमारी न्यू लीडर्स के साथ चेंज होती रहती है, जैसे न्यू लीडर आते हैं वो नई पॉलिसी लाते रहते हैं। इवन दिस वीकनेस डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अलाउस करेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। तो इन सारी वीकनेसेस के बाद भी जो डेमोक्रेसी है उसको माना जाता है दुनिया की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट व्यवस्था मानी जाती है, सिस्टम माना जाता है, बिकॉज इट अलाउज करेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, हम करेक्शन मीन्स यहाँ पे मतलब है संविधान संशोधन से। अगर कुछ संविधान में मेंशन नहीं है तो हम उसे मेंशन कर सकते हैं, न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम करेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो। अब पार्टिसिपेशन में क्या आता है, यहाँ पे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होती है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उन्हें 1 वोट 1 वैल्यू वोट डालने का अधिकार है, इसलिए पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जितने ज़्यादा लोग वोट डालेंगे उतना बेहतर वो अपना प्रतिनिधि चुन पाएंगे। अब देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ये तो एक नैरो वर्ड में मैंने बता दिया डेमोक्रेसी क्या है। अब एक बार इसका विस्तृत रूप जानेंगे बड़े रूप में। तो ब्रॉडर मीनिंग क्या होती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्शंस, इट ऑल्सो इंक्लूड दीज इंपॉर्टेंट वैल्यूज़। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्शंस, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड दीज इंपॉर्टेंट वैल्यूज़। जैसे कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ शामिल की जाती हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, जितने भी लोग होंगे, ऑल पीपल आर ट्रीटेड द सेम अंडर द लॉ।
जो जितने भी सारे लोग होंगे सब लॉ के अंदर सेम ट्रीट किए जाएंगे, उनके साथ सेम व्यवहार होगा। नो वन इज ट्रीटेड अनफेयर बिकॉज ऑफ रिलीजन, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, और पैसे या अमीर और गरीब के आधार पे। रिस्पेक्ट, हर किसी को रिस्पेक्ट मिलती है। एवरीवन्स ओपिनियन, हर किसी की ओपिनियन, राय की रिस्पेक्ट की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, उसके अधिकार की रिस्पेक्ट की जाती है, उसकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट की जाती है। इवन इफ डिसएग्री विद देम, अब इसमें लिख रखा है अगर सरकार से वो डिसएग्री रखते हैं तब भी उनकी जो सबकी ओपिनियन क्या, सबकी ओपिनियन ध्यान में रखी जाती है। राइट, फ्रीडम और ओपिनियन। पार्टिसिपेशन, पीपल कैन टेक पार्ट participation, people can take part in decision making by voting, giving opinions, joining meetings and raising their voice about issues। तो इसमें क्या लिखा है, पीपल, लोगों को क्या है, डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का अधिकार है। जैसे कि वो वोट डाल के डिसीजन मेकिंग में इनडायरेक्टली पार्ट ले पाते हैं, अपनी ओपिनियन दे पाते हैं, और मीटिंगें ज्वाइन कर पाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग रखती हैं, कॉन्फ्रेंसेज रखती हैं। रेजिज देयर वॉइस अबाउट इशू, तो अपने वो इश्यूज उठाते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। तो लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल मस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे डू। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी अधिकारी हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो भी वो काम करते हैं। इफ़ दे डू रॉन्ग, जैसे कि एक सिंपल बता दूं, अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि वो उन्होंने कुछ गलत करा है, और दे कैन बी क्वेश्चन और रिमूव्ड। तो इसके आधार पे उन्हें क्या निकाला जा सकता है और उनसे मतलब सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जवाबदेही इंपॉर्टेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो ब्रॉडर रूप में इसकी पॉइंट देखें, ट्रांसपेरेंसी। द गवर्नमेंट शुड वर्क ओपनली, जो गवर्नमेंट को क्या खुले तौर पर काम करना है, ऐसे छुपा छुपा के नहीं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट। जो गवर्नमेंट का वर्क होना चाहिए एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पीपल हैव राइट टू नो हाउ डिसीजन आर मेड, और लोगों को राइट होना चाहिए जानने का कि गवर्नमेंट कैसे अपने डिसीजन ले रही है, और हाउ पब्लिक मनी इज़ यूज, मतलब लोगों का जो पैसा है, जो टैक्स है, जो टैक्स कलेक्शन करती है गवर्नमेंट, उसका यूज़ कैसे किया जा रहा है। तो अ ट्रू डेमोक्रेसी वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल सिटीजन, नॉट जस्ट फॉर पीपल, नॉट जस्ट अ फ्यू पीपल। अब डेमोक्रेसी देखिए क्या होता है, डेमोक्रेसी वर्क्स फॉर वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल सिटीजन। तो डेमोक्रेसी एक्चुअल में मतलब क्या है, वेलफेयर करना लोगों की, और लोगों को क्या देना, खुश रखना सारे सिटीजन को, और नॉट जस्ट फ्यू पीपल, मतलब सबको खुश रखना, ना कि कुछ लोगों को। तो एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आज हमने समझा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।